नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है इस चैनल पे। गाइस, आज की इस वीडियो में हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का नेक्स्ट टॉपिक, जो अब तक हम जो भी पढ़ चुके हैं उसका नेक्स्ट है हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को सीखने वाले हैं कि इस मेथड के अंदर क्या होता है। हमने सब्स्टिट्यूशन सीख लिया, ग्राफिकल मेथड सीख लिया, हमने एलिमिनेशन मेथड सीख लिया। अब जो एक लास्ट मेथड हमारा रह चुका है जिसे बच्चे जनरली अवॉइड करते हैं, इस मेथड से बच्चे क्वेश्चन को सॉल्व करना जनरली अवॉइड करते हैं। हालांकि काफी अच्छा मेथड है। जो हमारे डिफिकल्ट क्वेश्चन होते हैं जिनमें कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी होती है, उन मेथड्स के लिए बेटा इस क्वेश्चन को जनरली यूज करना सही रहता है। तो ये मेथड है क्या, जरा उसके बारे में डिस्कस करते हैं बच्चे। ओके, देखिए बच्चे, हमारी नेक्स्ट 3.5 एक्सरसाइज है 3.5, जिसमें नाम है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। जब बेटा हम बात करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड की, तो देखिए होगा क्या। हमें दो इक्वेशन गिवन होंगे, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। और दूसरी इक्वेशन मान लेते हैं गिवन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। देखो, हमेशा इक्वेशन इसी फॉर्म में होनी चाहिए। राइट साइड में आपको क्या नजर आना चाहिए? राइट साइड में आपको 0 नजर आना चाहिए। ठीक है, देखिए अब जो है मैं देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में ना बेटा एक फॉर्मूला है जो कि आप लोग को याद करना होता है। ठीक है, वो फॉर्मूला क्या है, मैं फॉर्मूला लिख देता हूं डायरेक्ट। फॉर्मूला है कि अगर x फाइंड करना है तो उसके लिए वैल्यू क्या करेगी, b1 c2 माइनस b2 c1, y निकालने के लिए c1 a2 माइनस c2 a1 अपॉन में रहता है a1 b2 माइनस a2 b1, और यहां पर भी अपॉन में क्या रहता है a1 b2 माइनस a2 b1। देखो डायरेक्ट ये हमारा फॉर्मूला है जो कि आप लोग इसको डायरेक्ट याद कर सकते हैं। ये हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है। क्यों इसको नाम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड दिया गया मैं आपको वो भी बताऊंगा। ठीक है, लेकिन फिलहाल ये चीज आई कैसे, ये एक्स और वाई की वैल्यूज आई कैसे बेटा, मैं आपके साथ इस चीज को डिस्कस करना चाहता हूं। आप में से जो बच्चे इसके डेरिवेशन वाले पार्ट को नहीं सीखना चाहते हैं वो यहां से कुछ पार्ट को स्किप कर सकते हैं बेटा। ठीक है, अब आने वाले 5-6 मिनट तक मैं इस एक्स और वाई की वैल्यूज को हमने कैसे निकाला मैं इसको बताने वाला हूं बेटा। ठीक है, तो तरीका देखिएगा बच्चे। प्रूफ, देखिए पहली क्वेश्चन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। दूसरी क्वेश्चन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ठीक है, हम इन दो इक्वेशन को सॉल्व करने वाले हैं और सॉल्व करके हम x और y की वैल्यू निकालने वाले हैं बच्चे। तो आप चाहे तो इस वाले पार्ट को स्किप कर सकते हैं जो मैं ये कर रहा हूं, आप सीधा इसकी एप्लीकेशन पे चल सकते हैं कि कैसे x और y निकालेंगे। ठीक है, डेरिवेशन वाले पार्ट को आप छोड़ सकते हैं। तो देखिए तरीका क्या होगा, मैं यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड यूज कर सकता हूं, सब्स्टिट्यूशन मेथड भी यूज कर सकता हूं। मुझे ज्यादा बेटर लग रहा है एलिमिनेशन मेथड को यूज करना। तो तरीका देखिए क्या होगा, मैं अगर x को हटाना चाहता हूं तो इस x के और इस x के कॉफिशिएंट को सेम करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं एक काम करूंगा, ऊपर वाली इक्वेशन की मल्टीप्लाई a2 से कर रहा हूं और नीचे वाली इक्वेशन की मल्टीप्लाई a1 से कर रहा हूं बेटा। ठीक है, तो देखो इससे होगा क्या, ऊपर वाली इक्वेशन की मल्टीप्लाई जब आप a2 से करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा a1 a2 x b1 a2 y c1 a2 इक्वल टू में 0, राइट साइड में 0 ही रहेगा। ठीक है, अच्छा नीचे इक्वेशन क्या बच्चे, आपने इस वाली इक्वेशन की मल्टीप्लाई a1 से करनी है तो क्या बन जाएगा a1 a2 x b2 a1 y c2 a1 इक्वल टू में 0। ठीक है, अब ऊपर वाली इक्वेशन से नीचे वाली इक्वेशन को माइनस कर दीजिए बच्चे। तो माइनस कर देंगे तो कैंसिल हो जाएगा। अब यहां क्या बचेगा, b1 a2 b1 a2 y माइनस b2 a1 y c1 a2 माइनस c2 a1, राइट साइड में इक्वल टू में क्या चलेगा बच्चे, इक्वल टू में 0 हमारा चलता रहेगा। ठीक है, अब देखिएगा बच्चे, आप यहां पे देख सकते हैं इन दोनों में हमारा y कॉमन आ रहा है बेटा। y अगर कॉमन आ रहा है तो y को कॉमन ले लो, क्या बचेगा b1 a2 माइनस b2 a1, और इन दोनों वैल्यूज को उठा के राइट साइड में भेज दो। राइट साइड में बेटा जब जाएंगे तो ये वैल्यू नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगी c2 a1, और ये वैल्यू पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाएगी c1 a2। उसके बाद y की वैल्यू इसको उठाकर बच्चे आप इसके डिनोमिनेटर में ले आओ तो क्या बन जाएगा c2 a1 माइनस c1 a2 अपॉन में b1 a2 माइनस b2
a1। फिर आप कहेंगे भैया आपने ऊपर तो कुछ और लिखवाया था, हमने यहां पर y की क्या वैल्यू लिखवाई थी बेटा, y की वैल्यू बेटा मैंने लिखवाई थी ये बेटा y की वैल्यू जो मैंने लिखवाई थी। देखो मेरा आंसर क्या आ रहा है, C2A1 माइनस में C1A2, और इनका आंसर क्या बेटा C1A2 माइनस में C2A1। तो दोनों में डिफरेंस नजर आ रहा है कुछ बेटा, आगे पीछे का डिफरेंस हो रखा है। तो एक काम करो, इसमें काम करते हैं, एक काम करते हैं बेटा, न्यूमरेटर से माइनस कॉमन ले लो, न्यूमरेटर से माइनस ले लो कॉमन। जब आप न्यूमरेटर से माइनस कॉमन ले लोगे तो ये पॉजिटिव वाली चीज क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, और ये नेगेटिव वाली चीज क्या हो जाएगी बेटा, पॉजिटिव हो जाएगी। और डिनोमिनेटर से भी माइनस कॉमन ले लो, डिनोमिनेटर से भी माइनस कॉमन ले लो। तो देखो माइनस कॉमन लेने से क्या होगा, ये जो पॉजिटिव था, जब भी नेगेटिव कॉमन लेते हैं बेटा तो पॉजिटिव वाली चीज आपकी नेगेटिव बन गई, और जो नेगेटिव वाली चीज है बेटा वो आपकी पॉजिटिव हो चुकी है। तो गाइस आप देख सकते हैं इस माइनस से ये माइनस कट जाएगा, और हमारे y की वैल्यू क्या आ जाएगी, C1A2 माइनस C2A1 अपॉन में A1B2 माइनस A2B1। और बेटा मैंने ऊपर भी यही लिखवाया था डायरेक्ट फॉर्मूला y का, और देखो हमारा आंसर भी वही आ रहा है, C1A2 माइनस C2A1 और अपॉन में A1B2 माइनस में A2B1। तो गाइज आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। अब देखो जैसे मैंने y की वैल्यू निकाल दी है, अब आप क्या करेंगे, इस y की वैल्यू को, इस y की वैल्यू को इन दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे, किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देना, और आपके x की वैल्यू भी आ जाएगी। और x की जो वैल्यू आएगी बच्चे मैं डायरेक्ट उसको लिख रहा हूँ यार, ठीक है, वो पार्ट आप खुद कर सकते हैं, उसको मैं नहीं करवा रहा हूँ, ठीक है। तो x की जो वैल्यू आएगी B1C2 माइनस B2C1, और अपॉन में सेम वही A1B2 माइनस में A2B1। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। अच्छा x निकालने के लिए आप एक काम और कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे x को एलिमिनेट किया है, x को एलिमिनेट करने के लिए मैंने ऊपर a2 की मल्टीप्लाई करी, नीचे a1 की मल्टीप्लाई करी, आप ना y को भी एलिमिनेट कर सकते हैं, ऊपर वाली इक्वेशन की मल्टीप्लाई b2 से कर दो, नीचे वाली इक्वेशन की मल्टीप्लाई b1 से कर दो, तो आपका y एलिमिनेट हो जाएगा, और वहां से सॉल्व करके बेटा आपके x की वैल्यू आ जाएगी। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी बच्चे। तो ये तो हो गया कि x और y की वैल्यू निकलती कैसे है। अब इसका नाम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कैसे रख दिया गया, जरा उस चीज को समझिएगा बच्चों, मेरे बच्चों जरा ध्यान से समझिएगा। देखो दो इक्वेशन थी, a1 x b1 y प्लस c1 इक्वल टू 0, दूसरी है a2 x प्लस b2 y प्लस c2 इक्वल टू 0। देखो करना क्या है, y का कॉफिशिएंट क्या है b1, नीचे क्या b2, कांस्टेंट पार्ट राइट साइड में क्या है c1 c2, फिर दोबारा क्या आया a1 a2, फिर क्या करना बेटा b1 b2। एलिमेंट्स को इस प्रकार से अरेंज करके लिख लो, ठीक है, एलिमेंट्स को आपने इस प्रकार से अरेंज करके लिख देना है। सबसे पहले देखो आपने y के कोफिशिएंट्स लिखने हैं, लिख दिए, फिर आपने कांस्टेंट वाले कोफिशिएंट लिखने हैं, लिख दिए, फिर आपने x के कोफिशिएंट लिखने हैं, लिख दिए, फिर दोबारा से y के कोफिशिएंट्स को लिखना है, वो भी लिख दिया। ये सब आप लोगों ने लिखना है बच्चे, ठीक है, इतना कर लिया। अब देखो जरा समझेगा, यहां पर x इधर y इधर 1, करने का तरीका देखिएगा बच्चे, x के अपॉन में जरा देखिएगा, b1 की मल्टीप्लाई करनी है c2 से, माइनस अब b2 की मल्टीप्लाई करनी है c1 से, क्रॉस मल्टीप्लाई गाइस, क्रॉस मल्टीप्लाई, b1 की मल्टीप्लाई c2 से, b2 की मल्टीप्लाई c1 से, इक्वल टू y के अपॉन में, y के अपॉन में। अब जरा देखिएगा c1 की मल्टीप्लाई a2 से, c1 a2, फिर c2 की मल्टीप्लाई a1 से, माइनस में c2 a1, राइट, फिर इक्वल टू में 1 के अपॉन में क्या, 1 के अपॉन में a1 की मल्टीप्लाई b2 से, माइनस a2 की मल्टीप्लाई b1 से। तो बच्चे होगा क्या, जब आप इसको इसके इक्वल रखेंगे तो अल्टीमेटली आपके x की वैल्यू क्या आ जानी है, b1 c2 माइनस b2 c1 अपॉन में a1 b2 माइनस में a2 b1। ऐसी y की वैल्यू क्या आ जाएगी, c1 a2, जब आप इसको इसके इक्वल रखेंगे तो c1 a2 माइनस में c2 a1 अपॉन में a1 b2 माइनस में a2 b1। तो गाइज क्योंकि यहां पर हम कोएफिशिएंट्स की क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई हो रही है बच्चे, और इस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की वजह से इस मेथड का नाम भी क्या रख दिया गया है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है बच्चों। तो मेन जो आपकी किताब में है ना बेटा, ये फॉर्मूला लिखा गया होगा शायद, एक बार आपकी एनसीईआरटी भी देख लेते हैं अभी उसमें क्या लिखा हुआ है, ठीक है।
और मेन जो आपका फॉर्मूला बनता है बेटा फिर ये बनता है। तो आपकी मर्जी है, आप चाहो तो इसको भी याद कर सकते हो, ठीक है जी, याद करना है। आप चाहो तो इसको भी आप याद कर सकते हो बेटा, ठीक है जी, रट लेना बेटा, इसको क्रैम कर लेना पूरा एकदम ढंग से बच्चे, ठीक है। तो अब देखिएगा एनसीईआरटी पर खोल के देखते हैं। ये आपका, ये आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। देखिए एक्स की डायरेक्ट वैल्यू b1 c2 माइनस b2 c1 अपॉन में a1 b2 माइनस a2 b1, और y के डायरेक्ट वैल्यू बच्चे, ठीक है। और ये इन्होंने इसका जो प्रूफ बेटा मैंने आपको भी बताया था वो भी इसमें निकाल के इन्होंने सॉल्व करके दिखाया है। और बताया गया बच्चे कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड जो है ये रहा बेटा, इसको नाम दे दिया गया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्या किया है, b1 b2 c1 c2 a1 a2, फिर दोबारा b1 b2 से शुरू करना है और b1 b2 पे ही खत्म भी करना है बच्चे, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है b1 की मल्टीप्लाई c2 से, b2 की मल्टीप्लाई c1 से, तो देखो ये चीज आ गई, ठीक है। तो इसी प्रकार से हमने y वाली चीज को भी किया और z वाले कांस्टेंट वाले पार्ट को भी लिखा बेटा हमने। तो गाइस ये हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है, ठीक है। तो आप ना या तो इस फॉर्मूले को याद रख लो, या फिर जो डायरेक्ट जो एक्स और वाई की वैल्यू बेटा मैंने लिखवाई थी उसको याद कर सकते हैं आप। बाकी मैं जब खुद 10th क्लास में था तो मैंने इस चीज को याद रखा हुआ था, क्योंकि ये ट्रिक्स है ना याद रखना बड़ा इजी हो रहा था यार, इतना कुछ खास मुश्किल इसमें आ नहीं रही थी बेटा, ठीक है। चलो बाकी क्वेश्चंस देखते हैं, क्वेश्चंस करके देखते हैं बेटा। जैसे मैं आपसे बोलता हूं कि दो इक्वेशंस गिवन है हमें, 3x 4y इक्वल टू 13, 2x प्लस 3y इक्वल टू 9। हाँ जी गाइस, ये दो इक्वेशन हमें गिवन है और हमसे बोला गया सॉल्व फॉर x एंड y। अब हमसे बोल दिया गया बच्चे कि बताइए x किसके इक्वल होगा और y किसके इक्वल होगा बच्चे, जरा समझिएगा। तो देखिए बेटा सबसे पहली बात तो ना, जो दो इक्वेशंस आपको गिवन है, जो दो इक्वेशंस आप लोगों को गिवन है बेटा, सबसे पहले तो बच्चे उन लोगों को ना स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या थी, स्टैंडर्ड फॉर्म थी बच्चे कि राइट साइड में ना 0 होना चाहिए, बाकी सब चीजें लेफ्ट साइड में होनी चाहिए। तो लेफ्ट साइड में ले आओ भाई इन सबको, क्या दिक्कत है। देखो पहली क्वेश्चन क्या, 3x प्लस 4y माइनस 13 इक्वल टू 0, देन 2x प्लस 3y माइनस 9 इक्वल टू 0, ठीक है। आप यहां से देखो a1 b1 c1 आइडेंटिफाई कर सकते हैं। a1 इक्वल टू 3, b1 इक्वल टू 4, c1 इक्वल टू माइनस 13, a2 इक्वल टू है 2, b2 इज इक्वल टू 3 एंड c2 इज इक्वल टू माइनस 9। ओके, जब इतना हो गया बच्चे तो उसके बाद बेटा डायरेक्ट आपके पास फॉर्मूला है। अगर फॉर्मूला अगर आपने याद कर रखा तो अच्छी बात है बेटा, b1 c2 माइनस b2 c1 इक्वल टू y के अपॉन में, देखो ये b1 से शुरू हो रहा है, शुरू b1 से हो रहा है और c1 पे खत्म हो रहा है, तो c1 से स्टार्ट होगा, c1 a2 माइनस c2 a1। अब देखो ये c1 पे खत्म तो c1 से शुरू, और ये a1 पे खत्म, तो नेक्स्ट वाला अब आपका स्टार्ट कहां से होगा, a1 से, a1 b2 माइनस a2 b1, ठीक है। अगर आप इसको ध्यान से देखें बच्चे तो यहाँ पे देखो बी सी ए बी, तो पहले बी सी, देखो इसमें अंदर दोनों एलिमेंट बी सी वाले हैं। फिर नेक्स्ट क्या आ रहा है, सी ए, तो यहाँ दो एलिमेंट सी ए वाले हैं। फिर नेक्स्ट क्या आ रहा है, ए बी, तो इसके अंदर दोनों दोनों एलिमेंट हमारे ए बी वाले हैं, ठीक है। और नंबर आप याद रख सकते हैं 12 एंड 21, 12 एंड 21, 12 एंड 21। तो बाकी यार हर बच्चे ने ना याद करने की ना अपनी एक अलग अलग ट्रिक बना रखी होती है, ठीक है। बाकी ये जो क्वेश्चन, ये जो फॉर्मुला मैंने लिखा है, जब आप तीन चार फॉर्मुले से तीन चार बार इस फॉर्मुले को लिख देंगे तो ये फॉर्मुला आपको अपने आप ही याद हो जाएगा, ठीक है। ये फॉर्मुला बना कैसे मैंने आपको वो चीज समझाई, ठीक है। इसका नाम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्यों रख दिया गया बेटा, मैंने आपको वो भी समझा दिया, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि क्वेश्चन करेंगे कैसे, तो भाई तरीका देख लो फिर। x इक्वल टू, देखो b1 क्या है बेटा, b1 हमारे लिए कितना, देखो वैल्यूज देख देख के पुट करते रहो यार, 4, c2 की जगह कितना माइनस 9, माइनस, फिर b2 की जगह कितना 3, और c1 की जगह कितना माइनस का 13, राइट, इक्वल टू में y के अपॉन में क्या, अब देखो c1 है, c1 गाइस, c1 कितना है माइनस का 13, a2 कितना हो गया 2, माइनस में c2 इज माइनस का 9,
और फिर है A1, और A1 की जगह कितना बेटा 3, इक्वल टू में 1 के अपॉन में, देखो फिर क्या आ गया A1 इंटू B2, तो गाइज A1 की जगह क्या लिखेंगे 3, B2 की जगह क्या लिखेंगे 3 माइनस A2 की जगह 2 एंड B1 की जगह 4। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो ये एक तरीका बेटा मैंने आपको बताया, ठीक है। बाकी अगर आप इस फॉर्मूले को नहीं ऐसे लिखने में आपको दिक्कत हो रही है, तो जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला तरीका बेटा मैंने आपको बताया था कि देखो सबसे पहले कौन से एलिमेंट लिखे जाएंगे, सबसे पहले आपने एलिमेंट लिखने बी वाले, फिर सी वाले, फिर ए वाले और फिर बी वाले, स्टार्ट बी से करना है। तो देखो बी के कोएफिशिएंट्स क्या थे बच्चे, बी के कोएफिशिएंट क्या थे, अदरवाइज देखो पहले लिखो 4 3, फिर -13 माइनस का 9, फिर ए वाले 3 2 और फिर बी वाले अगेन 4 और 3। पहले मैंने 4 3 को लिखा, लिख दिया, फिर -13 9 को लिखा, ये भी लिख दिया, ठीक है। फिर ए वाले को लिखा 3 2 भी लिख दिया, फिर बी वाले एलिमेंट दोबारा लिखे 4 3, मतलब बी से शुरू करना है और बी पे खत्म करना है, ठीक है। तो अब तरीका क्या था बच्चे, एक्स के अपॉन में इन दोनों की मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई, 4 इंटू -9, बीच में माइनस, और 3 इंटू माइनस का 13। भाई देखो मल्टीप्लाई करने के लिए देखो मैं ब्रैकेट का यूज कर रहा हूं, आपसे भी रिक्वेस्ट है मेरी, प्लीज ब्रैकेट का यूज करना। फिर y के अपॉन में 13 इंटू 2 -13 इंटू 2, बीच में माइनस, और -9 इंटू माइनस का 9 इंटू में 3, इक्वल टू में फिर 1 के अपॉन में 3 इंटू 3, 3 इंटू 3 माइनस में 2 इंटू में 4, 2 2 इंटू 4। तो आप देख सकते हैं ऊपर नीचे सेम चीज आ गई, जो यहां पर लिखा हुआ है वही देखो यहां लिखा हुआ है, जो यहां लिखा हुआ है सेम चीज बेटा मैंने यहां लिखी हुई है, जो इधर लिखा हुआ है सेम बेटा मैंने इधर लिखा हुआ है, ठीक है। तो आपकी मर्जी है यार, अगर आपको डायरेक्ट फॉर्मूला लिखकर उसकी वैल्यूज पुट करनी है तो आप ऐसे कर सकते हैं, अगर आप ऐसे करना चाहते हैं बेटा तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, ये आपके ऊपर है बेटा कि आप कौन सा मेथड यूज करना चाह रहे हैं। अब देखो सॉल्व करते हैं इसको आगे, 9 4 जा ये माइनस का 36 बनेगा, 13 इंटू 3 करेंगे तो माइनस, और ये माइनस बेटा ये प्लस हो जाएगा, और ये 13 3 39 हो जाएगा। फिर y के अपॉन में 13 दूनी 26, और ये प्लस का 27 हो जाएगा, और 1 के अपॉन में 9 माइनस में 8 हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं ये बन जाएगा 3, y के अपॉन में आ जाएगा 1, और 1 के अपॉन में आ जाएगा 1। अब आपने करना क्या है, जब आप इतना कर लेंगे बेटा तो उसके बाद आप लोगों ने इस x/3 को, इस x/3 को इस कांस्टेंट वाले 1/1 के इक्वल रखना है, और यहां से x की वैल्यू आ जाएगी 3, x की वैल्यू आ जानी है 3। फिर नेक्स्ट स्टेप में आपने इस y/1 को, यानी इस y/1 को 1/1 के इक्वल रखना है, और यहां से y की वैल्यू कितने आ जाएगी बेटा, आपके y की वैल्यू आ जाएगी 1। तो मैंने आपको जितनी भी पॉसिबिलिटीज थी हर तरीके से बेटा समझाया कि आप कौन से मेथड यूज कर सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में। आओ एक क्वेश्चन और करते हैं बेटा इसका, आइए एक क्वेश्चन और करते हैं बच्चे। मैं क्वेश्चन ले लेता हूं, 2x माइनस 5y इक्वल टू -8 और 3x इज 5y जाएगा 13। ठीक है बच्चे, ये दो क्वेश्चन हमें दिए गए हैं। आप चाहो तो एक काम कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को पॉज करके, इस क्वेश्चन को पॉज करके बच्चे आप x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है, और स्टार्ट कर सकते हैं बेटा। बाकी मैं शुरू करता हूं फिर। चलिए देखिएगा बेटा, सबसे पहला काम क्या होता है, सबसे पहला काम है इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना, जो -8 है उसको लेफ्ट में ले आओ, +8 इक्वल टू 0, 2x माइनस 5y प्लस 8 इक्वल टू 0, और 3x प्लस 5y माइनस 13 इक्वल टू 0। आप देख सकते हैं इसको डायरेक्ट सिंपली एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से लगाने की जरूरत है नहीं, ठीक है, बट स्टिल सीखने के लिए, प्रैक्टिस के लिए बेटा हम एक क्वेश्चन और करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से, और आपके पास तरीके बेटा मैंने दोनों बता रखे हैं, ठीक है। पहले वैल्यूज लिख लेते हैं, a1 है 2, b1 है -5, c1 है हमारे लिए 8, a2 है 3, b2 है कितना, ये अपन का हो गया 5, और c2 हो गया -13। फिर उसके बाद बड़ा फॉर्मूला जानते हैं, x के अपॉन में b1 c2 माइनस b2 c1। ये याद करना भाई आपको यार, इसमें तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता है, क्वेश्चन करते करते बड़ा आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। c1 a2 माइनस a2 c1, और 1 के अपॉन में a1, ये मैंने क्या लिख दिया c1 a2 माइनस
C1 A2 माइनस A1 C2 A1 और A1 B2 माइनस A2 B1। तो गाइस मैंने फॉर्मूला लिख दिया है, ठीक है। और अपनी सहूलियत के लिए बच्चे आप एक काम कर सकते हैं, आप एलिमेंट्स को लिख सकते हैं। पहले बी वाले एलिमेंट -5 5 8 -13 2 और 3 और -5 और 5, ठीक है। हाँ तो बच्चे मैं वैल्यूज पुट करना स्टार्ट कर देता हूँ। आप यहाँ पे B1 और C2 की वैल्यूज पुट कर सकते हैं, B1 C2 की वैल्यू, फिर B2 C1 की वैल्यूज, ठीक है। आप यहाँ से देखकर वैल्यूज पुट कर सकते हैं एक ABC की, ठीक है। मैं इसके अकॉर्डिंग वैल्यूज पुट कर रहा हूँ। पहले -5 इंटू -13 बीच में माइनस, फिर 5 इंटू में 5 इंटू में 8, फिर y के अपॉन में बेटा y के डिनोमिनेटर में 8 इंटू 3 बीच में माइनस, और 13 इंटू 2 -13 इंटू में 2 इक्वल टू 1 के अपॉन में बच्चे 2 इंटू 5 2 इंटू में 5 बीच में माइनस, और 3 इंटू में माइनस का 5, ठीक है। आप चाहे तो चेक करके देख सकते हैं, मैंने सारी वैल्यूज पुट कर रखी है, A1 B1 C1 जो भी वैल्यूज हमारे पास है। देखो यहाँ पे क्या था A1 B2, तो A1 B2 देखो एकदम सही जा रहा है, माइनस में A2 B1 एकदम सही जा रहा है बच्चे, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे। x इक्वल टू -5 इंटू -13 65 8 पंजे 40, y के पॉन में 8 3 24 13 दूनी 26 प्लस में आ जाएगा, और देन 1 के पॉन में 10 और ये 5 दिए 15, ओके। फिर x इक्वल टू ये आ जाएगा अपना 25, y के पॉन में आ जाएगा 50 और 1 के पॉन में आ जाएगा 25, ओके। इतना जब हो गया बच्चे, जब इतना हो गया है, तो आपने इस x बाय 25 को इक्वल टू रखना है किसके, 1 बाय 25 के। तो 25 से 25 कैंसिल होके आपके x की वैल्यू आ जानी है 1। ऐसे ही नेक्स्ट टाइम बेटा आपने फिर इस y बाय 50 को इक्वल टू रखना है 1 बाय 25 के। तो 50 से 50 25 से कैंसिल होगा, और यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 2। तो गाइज ये हमारा हो गया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। मैं मान के चल रहा हूं कि आपको बेटा ये चीज समझ में आई होगी बेटा, ठीक है। फिर हम चलेंगे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस की तरफ। चलिए दोस्तों एनसीईआरटी एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं उनको देखते हैं एक बार फटाफट से। एनसीईआरटी में हमारी 3.5 एक्सरसाइज है। देखिए क्वेश्चंस हैं, which one of the following pair of linear equation has unique solution, no solution and infinitely many solutions। देखो यार ये सब आपको चेक करने के लिए कंडीशन मालूम ही है, आपने 3.2 में पढ़ा हुआ है कि अगर a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, तो इस सिचुएशन में जो है हमारे यूनिक सॉल्यूशन होता है। पर अगर ये इक्वल टू हो गया c1 अपॉन c2 तो इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होते हैं, और अगर ये नॉट इक्वल टू हुआ तो हमारी लाइन पैरेलल होती है, तो नो सॉल्यूशन होता है, ठीक है। तो in case there is a unique solution, find it by using क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। यूनिक सॉल्यूशन के केस में हम लोगों ने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज करना है और x और y की वैल्यूज फाइंड करनी है। तो ये सब आप खुद करेंगे, ठीक है, ये काम आप लोगों ने खुद करना है। क्वेश्चन 2 भी भाई एक अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, इससे आप ट्राई कर सकते हैं बेटा। बाकी मैं वीडियो के लास्ट में इस क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा, ठीक है। क्वेश्चन 3 में बोला गया सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इस क्वेश्चन को दोनों ही मेथड से सॉल्व करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड भी यूज करना है और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी यूज करना है, ठीक है। अब चल रहे हैं स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस की तरफ। अब बेटा हम चल रहे हैं स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस की तरफ। एनसीईआरटी में 5 क्वेश्चन है स्टेटमेंट वाले जिन्हें हम लोग करने वाले हैं अब, ठीक है। सो सबसे पहले बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 की। सबसे पहले बेटा हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। ये क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट देखिए बेटा, ये रहा क्वेश्चन। कहा गया क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है, बोला गया है कि अ पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेस इज फिक्स्ड एंड द रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डेज वन हैज टेकन द फूड इन द मेस, ठीक है। बोला गया भैया किसी हॉस्टल में कोई स्टूडेंट अगर रहता है तो भैया देखो एक जो चार्जेस का जो एक जो किराया है, जो टोटल रेंट का जो एक पार्ट है वो फिक्स है बेटा। जो टोटल चार्जेस है उसका एक पार्ट फिक्स है जो देना ही देना है, ठीक है। और बाकी पार्ट डिपेंड करता है कि हमने हॉस्टल से कितने दिन खाना खाया है,
ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं बोलता हूँ कि पहले देखो कुछ दिन पहले मैंने टैक्सी ली थी भैया, ठीक है जी, फिर हमने लाइब्रेरी भी खोल दी थी, मान लेते अब हमने हॉस्टल ले लिया अपना, और हॉस्टल में बच्चों को बोल दिया भैया हॉस्टल में रहना तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 1000 रुपए तो तुमको देने ही है, ठीक है, मंथली 1000 रुपए तो तुम्हें देने ही है, लेकिन साथ साथ तुम एक्स्ट्रा भी पे करोगे अपने मील का, जो तुमने हमारे मेस में से जो तुमने हमारी कैंटीन से जो तुमने खाना खाया है उसका भी तुम्हें पर डे के हिसाब से पे करना पड़ेगा, और पर डे का तुम लोगों ने देना है 40 रुपए, 40 रुपए पर डे, मैं खुद की हॉस्टल की बात कर रहा हूँ, ठीक है, 40 रुपए पर डे का देना है। यानी कि अगर मैं बात करूं कि किसी स्टूडेंट ने 30 डेज तक हॉस्टल में स्टे किया, ठीक है, तो उसको कितना किराया देना पड़ेगा, तो देख भाई 1000 रुपए तो देने ही है, 1000 रुपीज तो देने ही है, ठीक है, बाकी खाना भी खाया होगा बंदे ने भैया, मान के चलते हैं 30 डेज तक उसने हॉस्टल की मेस में से ही उसने खाना लिया है, ठीक है, तो एक दिन के 40 रुपए लग रहे हैं बेटा, तो 30 दिन के कितने लगेंगे, 40 × 30, बताइए 1200 रुपए लग जाएंगे, और 1200 जमा 1000 यानी कि 2200 रुपए उस स्टूडेंट को पे करना पड़ेगा बेटा, कितने डेज का, 30 डेज का, तो यानी कि 1000 तो एकदम फिक्स है जो देना ही देना है, बाकी उसके अलावा एक्स्ट्रा जो है बेटा वो हमें देना है, वो डिपेंड करता है कि कितने दिन हमने हॉस्टल में वहां से मेस में से हमने खाना लिया होगा, तो ये तो मेरे वाले हॉस्टल की बात कर रहे हैं बेटा, ठीक है, बाकी हम क्वेश्चन वाले हॉस्टल की बात करते हैं कि इसमें क्या कहता है, इसमें कह रहा है भाई कि अ पार्ट ऑफ द मंथली हॉस्टल चार्ज इज फिक्स्ड, मान लेते हैं कि जो फिक्स्ड चार्ज है, मान लेते हैं कि जो फिक्स्ड चार्ज है वो x रुपए है, ठीक है, और मील चार्ज कितना है, मील का जो हमने जो भोजन लिया बेटा वहां से वो क्या है, y रुपए पर डे, एक दिन का y रुपए, ठीक है, पढ़ते हैं आगे कि व्हेन अ स्टूडेंट ए टेक्स द फूड फॉर 20 डेज शी हैज टू पे ₹1000, भैया 20 दिन के पे किए हमने 1000 रुपए, 1000 रुपीज, एंड स्टूडेंट बी हु टेक्स द फूड फॉर 26 डेज पेज 1180, भैया किसी ने 26 डेज के लिए फूड लिया और उसने पे कितना किया बेटा, 1180 रुपए पे किया, ठीक है, फाइंड द फिक्स्ड चार्ज एंड द कॉस्ट ऑफ द फूड पर डे, जी इसको आप कॉस्ट ऑफ द फूड भी लिख सकते हैं, कॉस्ट ऑफ द फूड, तो जो चीज पूछी गई है उसको मैं फाइंड कर रहा हूं, तो देखो भाई लोग ऐसा है ना, 20 दिन जिसने हॉस्टल में खाना खाया होगा, x रुपए तो उसने हॉस्टल के जो फिक्स्ड चार्ज थे वो दिए होंगे, ठीक है, प्लस हर दिन का किराया भोजन का फूड का, तो 20y, एक दिन का y रुपीज है तो 20 डेज का 20y हो जाएगा, और टोटल किराया कितना पे किया बेटा उसने, x प्लस 20y, दैट विल बी इक्वल टू 1000, गाइस ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ चुकी है, ओके, नाउ इसी प्रकार से 26 डेज के लिए बेटा हमने भोजन लिया तो x रुपए तो फिक्स है, और पर डे के हिसाब से 26 डेज तक 26y, और वो अपना हो जाएगा 1180, तो गाइस ये हमारी इक्वेशन 2 हो गई, ठीक है, इन दो इक्वेशन को बेटा आप लोग सॉल्व कर सकते हो और आपका आंसर आ जाएगा बेटा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, देखो फिर से फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन आ गया, फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन आ गया, देखिए क्या बोला गया, बोला गया है कि a fraction becomes 1 by 3 when 1 is subtracted from the numerator, and it becomes 1 by 4, it becomes 1 by 4 when 8 is added to its denominator। आज बच्चे फ्रैक्शन की बात कर रहा था, तो फ्रैक्शन वाले दो क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, लेट फ्रैक्शन बी x बाय y, न्यूमरेटर आपने x मान लिया, डिनोमिनेटर आपने इसका y मान लिया है, ठीक है, अब क्या बोलता है केस 1, क्या करना है इसमें, फ्रैक्शन बिकम्स 1/3, फ्रैक्शन 1/3 बन जाएगी कब, व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर, न्यूमरेटर में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दो, डिनोमिनेटर के साथ कुछ मत करो, बस बोला गया कि सब्ट्रैक्ट करो 1 कहां से, न्यूमरेटर से, कर दिया, ठीक है, केस 2 में क्या है, इट बिकम्स 1/4, जो फ्रैक्शन है वो 1/4 बन जाएगी कब, व्हेन 8 इज एडेड टू इट्स डिनोमिनेटर, जब आप इसके डिनोमिनेटर में 8 ऐड कर देंगे तो ये हमारी 1/4 बन जाएगी, तो देखो मैं न्यूमरेटर में कुछ नहीं कर रहा हूं, डिनोमिनेटर में कर रहा हूं, 8 ऐड कर दिया, अब देखो इसको सॉल्व करके क्या आएगा, 3x - 3 = y, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया है 3 × x - 1, ठीक है, और 3x y को लेफ्ट में ले आएंगे -y, और 3 को भी लेफ्ट में रहने दो क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज करना है आप लोगों ने, आप चाहो तो राइट में भी ले जा सकते हो, 4x = y + 8, एग्जाम में आपकी मर्जी होती है किसी भी मेथड से कर लो सॉल्व,
अगर क्वेश्चन में ऐसे कुछ मेंशन नहीं है कि किस मेथड से करना है, ठीक है। 4x और ये बन जाएगा 4x माइनस वाई इक्वल टू 8, और यहां पर अगर आप लिखना चाहो तो इसको इक्वल टू 3 लिख सकते हो। आपकी मर्जी कि आप कौन से मेथड से इसको सॉल्व कर रहे हैं बेटा, ठीक है। तो बताइए इस क्वेश्चन को आप आगे सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं बेटा, ठीक है, इसको आप नोट कर सकते हैं। चलिए बेटा अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। देखिए अभी एक टेस्ट वाला क्वेश्चन आ गया है, ये देखो सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं इस एक्सरसाइज में। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। बोला गया बच्चे, बोला गया बेटा कि यश स्कोर्ड 40 मार्क्स इन अ टेस्ट गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर। देखो भाई, जब हम किसी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर करते हैं तो हमें 3 मार्क्स मिलते हैं, एंड लूजिंग 1 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर। अगर हम किसी क्वेश्चन का रॉन्ग आंसर देते हैं तो हमारा 1 नंबर माइनस हो जाता है, भाई नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है। तो इस सिचुएशन में यश को टोटल कितने मार्क्स मिलेंगे? 40 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। लेकिन फिर क्वेश्चन में क्या बोलते हैं, हैड 4 मार्क्स बीन अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर। यदि सही क्वेश्चन का सही आंसर, क्वेश्चन का सही आंसर करने के लिए अगर 4 नंबर मिले होते एंड 2 मार्क्स बीन डिडक्टेड फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर, और 2 नंबर गलत आंसर के लिए सब्ट्रैक्ट हुए होते बेटा, तो इस सिचुएशन में यश वुड हैव स्कोर्ड 50 मार्क्स। तो इस सिचुएशन में हमारे 50 मार्क्स आ जाते हैं भाई, 50 नंबर आ जाते हैं। देखो क्या मतलब है इसका, जैसे मैं आपसे बोलता हूं सही जवाब देने के 3 नंबर मिलेंगे, गलत जवाब देने के 1 नंबर कटेगा, ठीक है। मुझसे बोला गया, मुझसे कुछ क्वेश्चन पूछे गए, मैंने 15 क्वेश्चन के एकदम सही जवाब दिए हैं, ठीक है, और मैंने 5 क्वेश्चन के मैंने गलत जवाब दिए हैं। बताओ मुझे कितने मार्क्स मिले होंगे, बताइए बेटा मुझे कितने मार्क्स मिले होंगे। तो सोचो एक सही जवाब देने के 3 नंबर मिलते हैं, तो 15 सही जवाब देने के 45 मार्क्स हो जाएंगे, सही बात है। और एक गलत जवाब देने का 1 नंबर कट जाता है, तो 5 गलत जवाब देने के कितने नंबर कट जाएंगे? 5, यानी मुझे मार्क्स कितने मिले होंगे बच्चे? 40 मार्क्स मिले होंगे। और अगर मुझसे पूछ ले कि मुझसे टोटल क्वेश्चन कितने पूछे गए थे, तो सोचो ना 15 के मैंने सही जवाब दिए और 5 के मैंने गलत जवाब दिए हैं, ठीक है, यानी कि मुझसे टोटल 20 क्वेश्चंस पूछे गए होंगे, ठीक है। यहाँ पर एजम्पशन है हमारी कि हमने हर क्वेश्चन को आंसर किया है, या तो सही आंसर किया है या गलत आंसर किया है, किसी क्वेश्चन को छोड़ा नहीं है भाई हमने, ठीक है। तो यहां पर पूछा क्या गया है, हाउ मेनी क्वेश्चंस वर देयर इन द टेस्ट। बताइए इस टेस्ट में टोटल कितने क्वेश्चन पूछे गए होंगे। तो एक काम करते हैं, मान लेते हैं लेट ही आंसर्स एक्स क्वेश्चन करेक्टली एंड वाई क्वेश्चंस रॉन्गली। मान लेते हैं बेटा कि उसने x प्रश्नों का सही जवाब दिया है और y प्रश्नों का गलत जवाब दिया है। तो केस 1 की बात कर रहे हैं, जब सही जवाब देने के 3 नंबर मिल रहे थे, तो x प्रश्नों का सही जवाब दिया इसलिए कितने मार्क्स हो गए? 3x, राइट। और क्योंकि एक गलत जवाब देने का 1 नंबर कट जाता है, आप देख सकते हैं 1 मार्क्स कैंसिल हो जाते हैं, तो हमने गलत जवाब कितने दिए? y, तो y की मल्टीप्लाई -1 से करोगे तो क्या आएगा? -y, और आपके मार्क्स कितने हो जाएंगे? 40। बात समझे बच्चे? जो चीज को मैंने यहां की थी, 15 के सही जवाब थी तो 15 इंटू 3 कर दिया, फिर 5 हमने गलत जवाब दिए थे इसलिए माइनस का 5 कर दिया था, ठीक है। सेम चीज यहाँ पे 3 प्रश्नों 3 नंबर हमें सही जवाब देने के मिल रहे हैं, और हमने x प्रश्नों का सही जवाब दिया है, सही आंसर किया है, तो इसलिए 3x मार्क्स हो गए, और y प्रश्नों का गलत जवाब दिया है इसलिए 1 मार्क्स के हिसाब से बेटा हमारे y मार्क्स कैंसिल भी हो गए होंगे, ठीक है। देन केस 2 की बात करते हैं। केस 2 की बात करते हैं, इफ 4 मार्क्स बीन अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर। यदि सही जवाब देने के 4 नंबर मिलते और x प्रश्नों का सही जवाब दिया इसलिए कितने मार्क्स हो गए? 4x। लेकिन एक गलत जवाब देने पे 2 नंबर कट भी जाते हैं, 2 नंबर कैंसिल हो जाते हैं, तो हमने y प्रश्नों का गलत जवाब दिया यानी कि 2y मार्क्स कम हो गए होंगे, बट फिर भी हमें 50 मार्क्स मिले हैं। गाइस इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आपने x और y की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। फिर लास्ट में आपसे पूछा क्या गया है, टोटल क्वेश्चन कितने पूछे गए। तो टोटल क्वेश्चंस का जवाब देने के लिए बच्चे आप लोगों ने x में प्लस कर देना है y, जो भी, यानी वो आपके टोटल क्वेश्चंस हो जाएंगे। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे समाप्त हो जाता है बेटा, ठीक है। अब चलते हैं एक बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें काफी सारे बच्चों को दिक्कत होती है यार। ये जो इसका 4th पार्ट है, इस 4th पार्ट में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है बच्चों को, जिसको ध्यान से समझिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन ईजी है भी नहीं
तो देखिए बेटा, ये जो अपना फोर्थ पार्ट है ये थोड़ा सा मुश्किल माना जाता है। अब जरा इसको ध्यान से समझते हैं, क्वेश्चन में क्या कह रहा है बेटा, जरा पहले वो चीज समझते हैं। कहता है कि प्लेसेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ हाईवे। ओके, किसी हाईवे की बात कर रहा है बेटा। मान लेते हैं अपना हाईवे है, ठीक है। हाईवे जो है अपना, ये पूरा अपना हाईवे हो गया भाई, देख सकते हैं आप। और ये जो हाईवे में बेटा, ये आपका प्लेस ए है और ये प्लेस बी है, और इस ए से लेके बी तक की बेटा ये जो टोटल डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस आपकी कितनी है, ये डिस्टेंस 100 किलोमीटर की है, ठीक है। ओके, ये प्लेस ए हो गया, ये अपन का प्लेस बी है, और इन दोनों प्लेसेस के बीच की जो डिस्टेंस है दैट इज 100 किलोमीटर। ओके ग्रेट। फिर क्या बोलता है कि वन कार स्टार्ट फ्रॉम ए एंड अनदर स्टार्ट फ्रॉम बी एट द सेम टाइम। ठीक है भाई, एक गाड़ी ए से चल रही है, एक गाड़ी बी से चल रही है, किस दिशा में चल रही है बताया ही नहीं। पढ़ते हैं आगे क्वेश्चन को। कहता है कि इफ द कार्स ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन एट द डिफरेंट स्पीड। ओके गाइस, सेम डायरेक्शन समझते हैं हम लोग, सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन का मतलब दोनों इस तरफ चल रहे हैं। ओके, दोनों एक ही दिशा में चल रहे हैं। अगर ए उस तरफ जा रहा है तो बी भी उस तरफ ही जा रहा होगा, ठीक है। ओके, वो भी डिफरेंट स्पीड से जा रहे हैं। मुझे नहीं मालूम कि जो गाड़ी यहां से चल रही है उसकी स्पीड क्या है, जो गाड़ी यहां से चल रही है उसकी स्पीड क्या है, मुझे इनकी स्पीड्स नहीं मालूम, ठीक है। बट क्या बोलता है, दे मीट इन 5 आवर्स। गाइस, 5 घंटे लग जाते हैं लोगों को मिलने में, समझेगा बच्चों। एक गाड़ी ए से चल रही है, दूसरी गाड़ी बी से चल रही है, और एक समय ऐसा आता है जब दोनों एक दूसरे को मिल जाते हैं। कहां मिल जाते हैं, कहीं ना कहीं तो मिलते होंगे। मान लेते हैं कि जहां एक दूसरे को मिल रहे हैं वो जो पॉइंट है, वो पॉइंट है आपका सी। ओके, कितनी देर में मिल रहे हैं, हाँ जी भाई, कितनी देर में मिल रहे हैं, ये मिलते हैं इन 5 आवर्स। ये मिल जाते हैं इन 5 आवर्स। ओके, ठीक है। कब, जब दोनों एक ही दिशा में चल रहे हैं। ओके, बट ये बात समझ में आई। गाड़ी ए यहां से चलना स्टार्ट हुई, ठीक है, और सी तक पहुंची होगी, और गाड़ी बी यहां से चलना स्टार्ट हुई और वो भी सी पर पहुंची होगी, और दोनों एक दूसरे को 5 घंटे में मिल चुके हैं, ठीक है। ओके, अब चलते हैं आगे। इफ दे ट्रेवल टुवर्ड्स ईच अदर। हाँ जी बच्चों, अब दोनों ही गाड़ियां एक दूसरे की तरफ चल रही हैं, टुवर्ड्स ईच अदर। समझ पा रहे हैं, ए बी की तरफ जा रहा है और बी ए की तरफ आ रहा है। तो बताइए, कहीं ना कहीं तो मिलेंगे। कहां मिलेंगे बेटा, हम इस चीज को जानना चाहते हैं। अब इस सिचुएशन में ये दोनों गाड़ियां एक दूसरे को कहां मिलेंगे, मान लेते हैं इस पॉइंट पे मिलती हैं, पॉइंट डी पे, ठीक है। वो भी कितनी देर में, दे मीट इन 1 आवर। 1 आवर, एक ही घंटे में ये दोनों गाड़ियां एक दूसरे को मिल जाती हैं, ठीक है। ओके, अब क्या बोलता है, व्हाट आर दी स्पीड्स ऑफ टू कार। अब दोनों गाड़ियों की स्पीड क्या है। देखो भाई लोग, क्वेश्चन अब फंस चुका है ना। क्वेश्चन अब तुम्हारे सामने है। एक गाड़ी, ये आपका हाईवे था, और ड्राइंग मेरी गंदी सी है भाई। ये आपका हाईवे था, एक गाड़ी आपकी यहां से चलनी स्टार्ट हुई, ठीक है, इस तरफ जा रही है। ओके, दूसरी गाड़ी बेटा आपकी यहां से चलनी स्टार्ट हुई, ठीक है, वो भी उसी दिशा में चल रही है, ठीक है। लेकिन क्या हुआ ना, ये गाड़ी स्लो चल रही है और ये गाड़ी फास्ट चल रही है। अब सोचो, जब ये गाड़ी फास्ट चलेगी तो एक टाइम तो ऐसा आएगा ना जब ये वाली गाड़ी इस वाली कार को पकड़ लेगी, दोनों एक दूसरे को मिल जाएंगे, ठीक है। मिल जाते हैं, कहां मिल जाते हैं, दोनों ही गाड़ियां एक दूसरे को मिल जाती हैं भाई। कहां मिलती हैं, दोनों मिलती हैं एक दूसरे को किसी रैंडम किसी पॉइंट पे इन कितनी देर में, 5 आवर्स में। ओके, ये था आपका केस वन, ठीक है गाइस। केस वन क्या है, गाड़ी ए गाड़ी बी, ठीक है, और मिल कहां पे गए, ये लोग मिल चुके हैं एट सी, कितनी देर में, इन 5 आवर्स में। अब आपको दोनों गाड़ियों की स्पीड नहीं मालूम, तो एक काम कर लेते हैं, लेट लेट द स्पीड ऑफ लेट द स्पीड ऑफ ए इक्वल टू एक्स किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ बी
बी इक्वल टू वाई किलोमीटर पर आवर। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? हमने दोनों गाड़ियों की स्पीड, इस गाड़ी की स्पीड क्या है x किलोमीटर पर आवर और इस वाली गाड़ी की स्पीड क्या है y किलोमीटर पर आवर। ओके, ये इनकी स्पीड हो गई। ठीक है, अब जरा समझिएगा बेटा, ये बताइए डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है बच्चे? आप बोलेंगे टाइम इनटू स्पीड। दूरी बराबर क्या होता है बच्चे? दूरी बराबर होता है समय गुणा चाल। ठीक है, ओके। अब जरा ये जो चीज है, ये जो सिचुएशन है, मैं इसको एक बार लिख देता हूं। व्हेन टू कार्स ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन, इन द सेम डायरेक्शन, दे मीट एट सी इन 5 hours। ओके, अब ठीक है बच्चे, इतना आप लोग समझ चुके हैं। जब दोनों गाड़ियां एक दूसरे की तरफ चल रही हैं तो वो गाड़ियां एक दूसरे को 5 घंटे में मिल जाती हैं। बताइए ए कहां से लेके कहां तक पहुंचा? ए ने चलना स्टार्ट किया था यहां से, कहां पर पहुंचा? सी पर पहुंच गया। कहां से कहां तक? ए से लेके सी तक, राइट। अच्छा, बी हमारा कहां से कहां तक पहुंचा? बी ने बी से चलना स्टार्ट किया था, दूसरी गाड़ी ने बी से चलना स्टार्ट किया था और कहां पे पहुंची? सी तक। ठीक है, पहली वाली कार ने जो डिस्टेंस कवर करी वो थी एसी और दूसरी वाली कार ने जो डिस्टेंस कवर करी वो थी बीसी। ठीक है, अब जरा सोचो, इस एसी में से अगर बीसी को माइनस कर दिया जाए तो क्या ए बी आ जाएगा? सोचो बच्चे, सोचो जरा, दिमाग लगाओ। अगर ए से लेके सी तक की जो डिस्टेंस है, इस पूरे एसी में से, इस पूरे एसी में से अगर इस बीसी को माइनस कर दिया जाए तो हमारे पास इस सिचुएशन में क्या बचेगा बेटा? इस सिचुएशन में हमारे पास क्या बचेगा? क्या हमारे पास सिर्फ ए बी नहीं बचेगा? बिल्कुल, तो वही बात बेटा मैं यहां पे बोल रहा हूं, एसी में से अगर बीसी को माइनस कर दिया जाए तो हमारे पास ए बी बचेगा। और हमारा जो ए बी है बेटा, ए बी, वो ए बी था किसके इक्वल? ए बी वॉज इक्वल टू 100। ओके, एसी किसके इक्वल था? एसी ए से लेके सी तक। अब एसी ना एक डिस्टेंस है और डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है? टाइम इनटू स्पीड। तो ए से लेकर सी तक पहुंचने में टाइम कितना लगा? आप बोलेंगे 5 घंटे लगे। स्पीड क्या थी? एक्स थी। ओके, भैया आपने ए की स्पीड क्या मान रखी है? आपने ए की स्पीड मान रखी है एक्स किलोमीटर पर आवर। माइनस, अब बीसी का मतलब क्या है? बीसी का मतलब है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सेकेंड कार इन 5 hours। तो गाइस टाइम थे 5 घंटे, लेकिन जो दूसरी कार है उसकी स्पीड क्या थी? y। तो गाइस ये क्या बन गया? 5x माइनस 5y इज इक्वल टू 100। और इसलिए हम क्या बोल देंगे? x, यहां से अगर आप 5 कॉमन ले लें तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 100 और यहां से x माइनस वाई की वैल्यू आ जाएगी 5 से ये 100 कैंसिल हो जाएगा और आपका आंसर कितना आ जाएगा? आपके x माइनस वाई की वैल्यू आ गई 20। गाइस ये आपकी पहली इक्वेशन बन चुकी है, ये आपकी अभी सिर्फ पहली इक्वेशन बनी है। ठीक है, अब हमने चलना है सेम इसी प्रकार से सेकंड केस पे। सेकंड केस क्या आपका? केस 2। सेकंड केस था भाई कि ये आपका हाईवे है, एक गाड़ी यहां पर है, ठीक है, और दूसरी गाड़ी यहां पर है, दूसरी गाड़ी आपकी यहां पर है। ओके, ये इस दिशा में आ रही है, ये इस दिशा में आ रही है और यहां पर कोई पॉइंट था जहां पर ये दोनों गाड़ियां एक दूसरे को मिल गई, दोनों ही गाड़ियां एक दूसरे को मिल चुकी हैं। ठीक है, कहां पर? इस रैंडम किसी पॉइंट पे। या पहली कार ने ए से चलना स्टार्ट किया था, दूसरी कार ने बी से चलना स्टार्ट किया था और ये दोनों गाड़ियां कहां पहुंच गई? डी पर पहुंच गई। ठीक है, यानी कि एक गाड़ी ए से चली थी, डी तक पहुंची, दूसरी गाड़ी बी से चली थी, वो भी डी तक पहुंची। पहली गाड़ी इस दिशा में जा रही है, दूसरी गाड़ी इस दिशा में जा रही है। ठीक है, और शब्दों में लिखा जाए व्हेन व्हेन टू कार्स ट्रेवल टुवर्ड्स ईच अदर, टुवर्ड्स ईच अदर। अब दोनों ही गाड़ियां एक दूसरे की तरफ चल रही हैं, टुवर्ड्स ईच अदर, देन दे मीट, मान लेते हैं किसी पॉइंट पे तो मिलते होंगे ना, उस पॉइंट को मैंने डी नाम दे दिया बेटा। दे मीट एट डी इन कितने घंटे में? इन 1 hour। एक ही घंटे में मिल गए, क्वेश्चन में बोला हुआ था 1 hour में। ठीक है, अब पहले की स्पीड थी क्या?
x किलोमीटर पर आवर, ये आपने एज्यूम कर रखा है। दूसरे की स्पीड क्या, y किलोमीटर पर आवर, ये आपने एज्यूम कर रखा है। अब सोचिए, समझेगा, a कहां से कहां तक पहुंचा, a पहुंचा d तक, b कहां से कहां तक, b से लेके d तक। अगर इस ad में bd जोड़ दें, अगर इस ad में इस bd को जोड़ दें तो क्या वो ab नहीं बन जाएगा, बन जाएगा। अब ad का मतलब क्या है, ad का मतलब द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय फर्स्ट कार इन 1 आवर, 1 घंटे में दूरी बराबर समय गुणा चाल, 1 घंटे में x की स्पीड से, ये होगी ad। ठीक है, bd का मतलब डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सेकंड कार इन 1 आवर, दूसरी कार ने 1 घंटे में कितनी दूरी तय करी, तो 1 घंटे में y की स्पीड से, और डिस्टेंस थी कितनी, ab किसके इक्वल था, 100 के इक्वल। और गाइस ये आपकी दूसरी क्वेश्चन बन चुकी है, ये आपकी दूसरी क्वेश्चन बन चुकी है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 100। गाइस ये आपकी दूसरी क्वेश्चन बन चुकी है। तो दो इक्वेशन बेटा हम लोगों ने बना दी है इस क्वेश्चन में, और मैं पूरा इसको समझा के चलाऊं बेटा। ठीक है, एक बार इस क्वेश्चन को एक बार दोबारा से बेटा मैं इस पूरे क्वेश्चन का ओवरव्यू देना चाहता हूं। कुछ इस प्रकार से था कि दो गाड़ियां थी, पहली जगह थी ए, दूसरी जगह थी बेटा आप लोगों की बी। ओके, ए ने ए से चलना स्टार्ट किया था और बी ने बी से चलना स्टार्ट किया था। दोनों एक दूसरे की तरफ चल रहे थे बेटा, दोनों ही गाड़ियां एक ही दिशा में चल रही थी। जिस तरफ ए चल रहा है उसी तरफ बी चल रहा है। जब दोनों ही गाड़ियां एक ही दिशा में चल रही थी तो एक दिन ये दोनों एक दूसरे को मिल गए। कहां मिल गए, सी पर मिल गए, मान लेते हैं सी पर मिल गए। कितने घंटे में मिल गए थे, 5 आवर में मिल गए थे। अब आपको ए की स्पीड नहीं मालूम थी, आपको बी की स्पीड नहीं मालूम थी, तो आपने स्पीड मान ली थी एक्स और वाई। ठीक है, तो ए ने डिस्टेंस चली ए से लेके कहां तक, सी तक, ए से लेके सी तक, और बी ने डिस्टेंस चली बी से लेके सी तक। तो उस ए सी में से बी सी घटा के आपका ए बी आ गया था, और डिस्टेंस इक्वल टू होता है टाइम इनटू स्पीड। तो ए 5 घंटे में सी तक पहुंचा एक्स की स्पीड से, बी 5 घंटे में सी तक पहुंचा वाई की स्पीड से, और ए बी 100 के इक्वल था, और यहां से एक्स माइनस वाई की वैल्यू आपकी 20 आ गई थी। बड़ी सिंपली हमारी पहली क्वेश्चन बन गई। फिर दूसरा केस था बेटा आप लोगों का, दूसरा केस था कि जब दोनों ही गाड़ियां एक दूसरे की तरफ चलें, तो उस सिचुएशन में भी ये दोनों गाड़ियां एक दूसरे को मिल रही थी कितनी देर में, 1 घंटे में मिल रही थी। ठीक है, अब सोचिए ए कहां से कहां तक पहुंचा, डी तक पहुंचा, बी कहां से कहां तक पहुंचा, बी से लेके डी तक पहुंचा। अब उस एडी में बी डी जोड़ेंगे तो ए बी ही तो आएगा, एडी में बी डी जोड़ेंगे बच्चे तो ए बी आएगा, और ए डी यानी कि 1 घंटे में एक्स की स्पीड से, बी डी यानी डिस्टेंस यानी कि 1 घंटे में वाई की स्पीड, क्योंकि 1 घंटे में मिल गया ना, और ए बी तो 100 के इक्वल था, और यहां से एक्स प्लस वाई की वैल्यू 100 आ गई। तो बच्चे क्योंकि ऊपर मैंने टाइम लगा दिया समझाने में, क्योंकि फर्स्ट टाइम था, और दूसरी बार बेटा आप एग्जाम में डायरेक्ट इसको आप ऐसे भी लिखना तरीके से लिखते हैं ना कि पहली गाड़ी की स्पीड क्या है, दूसरी की क्या, बेटा वो सब चीज आपको प्रॉपर लिखनी पड़ेंगी। ओके, तो बेटा ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा बच्चे। चलिए चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे इसके, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन और ये लास्ट क्वेश्चन इसका। हाँ जी गाइस, आप समझेगा इसको क्या बोला गया है कि द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल गेट रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट। किसी रेक्टेंगल की बात कर रहा है यार। एक काम करते हैं, रेक्टेंगल की लेंथ मान लेते हैं, लेट एक्स एंड वाई बी द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल। ठीक है, तो बताइए इस रेक्टेंगल का एरिया क्या होना चाहिए। फिलहाल अभी जो इस हिसाब से एरिया होना चाहिए वो होना चाहिए एक्स इंटू वाई, लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है ना एरिया, लंबाई इंटू चौड़ाई, एक्स और ये आपका वाई है। तो इसका जो एरिया है फिलहाल अभी एरिया होना चाहिए एक्स इंटू वाई। ठीक है, अब पढ़ते हैं क्वेश्चन को आगे। केस वन में क्या बोला गया, इफ द एरिया रेक्टेंगल गेट रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट। जो रेक्टेंगल का एरिया है, जो अभी जो एरिया है वो 9 स्क्वायर यूनिट कम हो गया। कम कैसे हो गया भाई, कुछ किया होगा हमने पक्का। 9 स्क्वायर यूनिट रिड्यूस हो गया कब, इफ इट्स लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5। ओहो, लेंथ को घटा दिया, एंड ब्रेड्थ इज इंक्रीज बाय 3, और उसकी ब्रेड्थ को इंक्रीज कर दिया। ओके, ये पहला केस है। ठीक है, तो केस 2 में क्या है, केस 2 में क्या है भाई, इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3। बच्चों लेंथ को इंक्रीज कर दो 3 यूनिट से, एंड ब्रेड्थ बाय 2 यूनिट, और ब्रेड्थ को इंक्रीज कर दो 2 यूनिट से। तो बताओ एरिया पे क्या फर्क पड़ेगा, द
द एरिया इंक्रीजेस बाय 67 यूनिट। तो जो पुराना एरिया था ना उसमें 67 यूनिट की बढ़ोतरी हो जाएगी भाई। तो गाइस ये आपके सामने क्वेश्चन है। पहला केस क्या था? पहले केस में था कि जो उसकी लेंथ है उसको डिक्रीज करना है, जो उसकी ब्रेड्थ है उसको इंक्रीज करना है। ठीक है, तो सोचिए लेंथ और ब्रेड्थ को अगर इंक्रीज कर दिया जाए, लेंथ को डिक्रीज कर दिया जाए, ब्रेड्थ को इंक्रीज कर दिया जाए, तो उससे एरिया पे फर्क पड़ा होगा। कितना फर्क पड़ा होगा बता दिया भाई, कि जो भी पुराना एरिया था ना उसका 9 यूनिट कम हो गया। तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ ही तो हमारा एरिया होता है बच्चे। तो नई लेंथ होगी x-5, दूसरी ब्रेड्थ होगी y+3, और एरिया जो पुराना था xy उसका 9 यूनिट कम हो गया। ऐसी अगर केस 2 की बात करें, लेंथ थी x+3, ब्रेड्थ थी y+2, और एरिया हमारा xy प्लस में 67 हो गया बच्चे। अब इन दो इक्वेशन को आप लोगों ने सॉल्व करना है। सॉल्व कर लेते हैं। x इंटू वाई 3x माइनस 5y माइनस 15, xy माइनस 9, xy से xy कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से 3x माइनस 5y इक्वल टू 6 आ जाएगा पहली इक्वेशन। ऐसी xy प्लस 2x प्लस 3y प्लस 6 इक्वल टू xy प्लस में 67। यहाँ पर भी xy से xy कैंसिल, बन जाएगा 2x प्लस 3y इक्वल टू में 61। तो गाइस कैलकुलेशन देखना, कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है भाई मेरी, वो चीज आप लोग देख लेंगे। ठीक है, तो गाइस इसको अब आप सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करके आपके x और y की वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है बेटा, देखिए मैंने क्वेश्चन अभी इसमें छुड़ा दिया था, उसको भी कवर कर रहे हैं भाई। देखो क्या बोला गया, क्या बोला गया भाई क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट देखिएगा बच्चे क्या बोला गया है। फॉर विच वैल्यूज ऑफ a एंड b डज द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस की बात कर रहा है भाई। देखो पहली इक्वेशन है 2x प्लस 3y इक्वल टू 7, दूसरी इक्वेशन है a माइनस बी एक्स प्लस में a प्लस बी वाई इक्वल टू 3a प्लस b माइनस 2। ठीक है, एक काम करेंगे, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आते हैं। 2x प्लस 3y माइनस का 7 इक्वल टू 0, एंड a माइनस बी साथ में x, a प्लस बी वाई, और इस पूरे को उठा के जब आप लेफ्ट में लेके आएंगे तो माइनस में आ जाएगा पूरा 3a प्लस बी माइनस 2। मैंने ब्रैकेट के बाहर माइनस लगा दिया बेटा, मैंने जब ये पूरी वैल्यू लेफ्ट में आएगी तो मैंने ब्रैकेट के बाहर माइनस लगा दिया है, राइट साइड में इक्वल टू 0 चल रहा है। ठीक है, तो अब एक काम करें, जो भी वैल्यूज हैं a1 2, कैपिटल B1 3, कैपिटल C1 माइनस का 7, a2 हो गया a माइनस बी, कैपिटल B2 हो जाएगा a प्लस बी, और हमारा कैपिटल का C2 हो जाएगा माइनस में 3a प्लस बी माइनस 2। अब इसने बोला कि a और b की क्या वैल्यू होनी चाहिए, व्हाट आर दी वैल्यूज ऑफ a और b। a और b का मान ज्ञात करना है, कब? इफ इट हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, अनंत हल होने चाहिए, अनंत। हाँ जी, फॉर मैनी सॉल्यूशंस, फॉर मैनी सॉल्यूशंस। कंडीशन क्या थी बच्चे, कि a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2, ये कंडीशन है भाई। ठीक है, तो वैल्यूज पुट करो। 2 के अपॉन में a माइनस बी, 3 के अपॉन में a प्लस बी, और माइनस 7 के अपॉन में माइनस का 3a प्लस बी माइनस का 2। ठीक है, आप यहां देख सकते हैं ये माइनस से ये माइनस कट जाएगा। अब इसमें काम करना है, आप लोगों ने ना दो केस लेके चलने हैं। पहला केस क्या बच्चे, केस 1, आप इस 2 के अपॉन में a माइनस बी को इक्वल टू 3 के अपॉन में a प्लस बी के इक्वल रख दीजिए। मतलब ये जो आपका इतना पार्ट है, ये जो आपका ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट है, इन दोनों को इक्वेट कर देना है। ठीक है, सॉल्व करके देखो क्या आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2a प्लस 2b इक्वल टू 3a माइनस में 3b, ये अपन का बन जाएगा 5b इक्वल टू में a। ऐसी अब आप केस 2 लेके चलेंगे। केस 2 में क्या लिखना बेटा, केस 2 में अब आप इसको इसके इक्वल रखिए, 3 के अपॉन में जो a प्लस बी है उसे इक्वल टू रख दीजिए 7 के अपॉन में 3a प्लस बी माइनस 2। ओके, तो ये आपका क्या बनेगा बेटा, देख लेते हैं इसको, क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 इंटू ये पूरा 3 3 9, 3b माइनस 6 इक्वल टू
7a प्लस 7b, और 9a से माइनस किया 7a, आपका बन जाएगा 2a, और 3b में 6 को राइट में भेज दिया, 7b माइनस 3b इट विल बी 4b, और यहां से बेटा a की वैल्यू पुट कर लेते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर लेते हैं, a की जगह 5b रख देते हैं, 5 दूनी 10, यहाँ पे अब कैलकुलेशन वाला पार्ट है बेटा बस ओनली, 10 में से माइनस किया 4, 6b, और इसको सॉल्व करके आपके b की वैल्यू आ गई 1, b 1 है तो a तो 5b था ना, b 1 है तो a आपका कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो गाइस यहाँ पे साथ ही बेटा आप लोगों का ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी आपका समाप्त होता है, ठीक है। अब इसमें एक एक्सरसाइज और रह गई है, उसके लिए बच्चे मैं एक वीडियो और बनाता हूँ, ठीक है। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी बेटा, ठीक है। थोड़ा इसमें टाइम लग गया, काफी ज्यादा कंटेंट था इसमें कराने के लिए, और जिसको इस वीडियो को ना 2 बार देखना है यार, ठीक है। थोड़ी मुश्किल एक्सरसाइज थी, क्वेश्चन इसमें थोड़े अच्छे क्वेश्चन थे, जो समझ में आना थोड़ा मुश्किल होता है बच्चों के लिए, ठीक है। बाकी बहुत से बच्चे एक बार में समझ गए होंगे, लेकिन कुछ बच्चों को दिक्कत होती है, ठीक है। आपको किस क्वेश्चन में दिक्कत हुई है और आपको समझ में आया या नहीं आया, प्लीज एक बार कमेंट करना बच्चे, ठीक है। और अपने फ्रेंड्स को सजेस्ट करेंगे वीडियोस। मिलते हैं बेटा आप लोगों से, टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत, अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखिएगा।